फतहुल बल्दान में जिक्र है कि मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दे दिया कि जो लोग फौजी और शहरी लड़ाई में शरीक थे उन्हें कत्ल कर दिया जाए। अभी मोहम्मद बिन कासिम राजा ताहिर के महल में नहीं पहुंचा था, सबसे पहले वो इस बुतखाने में चला गया जिसे नौबहार कहते थे। इसका जिक्र हो चुका है। वहीं से बाहर आकर उसने शहरियों को अमनो अमान देने का, फिर जंग में शरीक होने वालों के कत्ल का हुक्म दिया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अरोड़ के महल की तरफ चल पड़ा। इसे इत्मीनान था कि इसके अहकाम पर अमल हो रहा है और फौज का हर फर्द अपने फराइज का अंजाम दे रहा है। ऐसा कोई खतरा नहीं था कि फौज के पास आदमी चोरी छिपे अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, घरों में दाखिल होकर लोगों को परेशान कर रहे होंगे। अगर मुजाहिदीन को इस किस्म का लालच होता तो वो इतनी फतूहात भी हासिल न कर सकते। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज। फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 51वीं एपिसोड है। इन फौजियों और शहरियों की पकड़ दकड़ शुरू हो गई जो अरोड़ के दिफा में लड़े थे। इनके हाथों मुतादिद मुजाहिदीन शहीद और जख्मी हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े पर सवार इधर उधर देखता जा रहा था कि इसके पीछे पीछे मुहाफिजों के घोड़े थे और 4 कासद भी घोड़ों पर सवार साथ साथ जा रहे थे। एक तर्जुमान भी साथ था जो अरबी और सिंधी जुबान रवानी से बोलता था। एक बुढ़िया सामने से आती नजर आई। उसका हुलिया ये बता रहा था कि मजसूब है। उसने सर पर रुमाल बांध रखा था। उसके सफेद बाल रुमाल से बाहर लटक रहे थे। रुमाल पर सुर्ख रंग की पट्टी लपेटी हुई थी जिसने उसकी पेशानी ढांप रखी थी। गले में खजूर जितने मोटे किसी रंगों की मोतियों की माला लटक रही थी। उसने एक लंबा चुग्गा पहना हुआ था जो कंधों से पांव तक चला गया था। इसके पांव में जूते नहीं थे, पांव पर कपड़े लपटे हुए थे। इसका कद लंबूतरा था। वो मोहम्मद बिन कासिम के घोड़े के बिल मुकाबिल आ रही थी। एक मुहाफिज ने अपना घोड़ा आगे किया और इस बुढ़िया को रास्ते से हटने को कहा, लेकिन बुढ़िया कुछ कहे बगैर मुहाफिज के घोड़े के पहलू से आगे निकल आई। इसके एक हाथ में 1.5-2 फुट लंबी किसी पौधे की शाख थी। इसके दूसरे हाथ में एक तस्बीह थी जिसके दाने कांच के बलोरों जैसे मोटे थे, लेकिन इसमें चमक नहीं थी। इसका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन इसके चेहरे पर जलाल सा था और इसकी आंखों में ऐसा तासुर था जैसे उसकी नजरें दूसरों की आंखों से उनके दिलों में उतर रही हों। दूसरा मुहाफिज आगे बढ़ा। उसने अपना घोड़ा इस पगली सी बुढ़िया और मोहम्मद बिन कासिम के घोड़े के दरमियान कर दिया। मत आ मेरे रास्ते में ए फातेह सवार। बुढ़िया ने मुहाफिज से कहा, अपने सालार से कह कि फतह पर इतना ना इतराए। तर्जुमान ने मोहम्मद बिन कासिम को अरबी जुबान में बताया कि बुढ़िया ने क्या कहा है। उसके रास्ते से हट जाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने मुहाफिज से कहा। मुहाफिज ने अपना घोड़ा हटा लिया तो बुढ़िया मोहम्मद बिन कासिम के करीब आ गई। एक घोड़सवार घोड़ा दौड़ाता आया और मोहम्मद बिन कासिम के करीब आकर घोड़ा रोका। वो शोबान सकफी था। इब्ने कासिम शोबान सकफी ने कहा, क्या तुम जान चुके हो ये बुढ़िया कौन है? अभी नहीं शोबान, ये जादूगरनी है। शोबान सकफी ने कहा, इसके मुतालिक मुझे मुकामी लोगों ने बताया है कि इसने लोगों राजा ताहिर के बेटे गोपी को बताया था कि राजा मारा जा चुका है। कहते हैं कि इसने अपने जादू के जरिए मालूम किया था कि राजा ताहिर जिंदा नहीं। क्या तेरा जादू इन जिंदा लोगों को देख सकता है जिन्हें तेरी नजर नहीं देख सकती? मोहम्मद बिन कासिम ने बूढ़ी जादूगरनी से पूछा, क्या तू मेरे हाथ में ये डाली नहीं देख रहा? जादूगरनी ने कहा, ये सुर्ख मिर्च के पौधे की डाली है जो राजा ताहिर की सल्तनत में कहीं नहीं मिलेगी। ये पौधा यहाँ नहीं उगता। क्या तू बता सकता है कि ये मेरे हाथ में कहाँ से आ गया? नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, तू नहीं बता सकेगा। जादूगरनी ने कहा, तुझे सिर्फ कले और फौज नजर आती है। तू सिर्फ फतह और शिकस्त को समझता है। तुझे ये मालूम नहीं कि तेरा कल का दिन कैसा होगा, तेरी जिंदगी का सूरज तुलू होगा या नहीं, तू नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि आज का दिन अपने इन फराइज की अदायगी में गुजरे जो खुदा ने मेरे सुपुर्द किए हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, और जब मैं खुदा के सामने जाऊं तो मैं ये कह सकूं कि मैंने अपने फराइज से आंखें नहीं फेरी। मोहम्मद बिन कासिम ने इस औरत के साथ जो मजसूब और पागल लगती थी इतनी संजीदगी से इसलिए बात की थी कि इसके बोलने के अंदाज और अल्फाज में ऐसा तासुर था जो गवाही देता था कि ये औरत मजसूब नहीं, पागल भी नहीं। क्या तू घोड़े से नहीं उतरेगा? जादूगरनी ने कहा, तू घोड़े से जरूर उतरेगा। तेरा हाथ, तेरा चेहरा और तेरी आंखें बता रही हैं कि तू इन बादशाहों जैसा नहीं जो मुझ जैसों को पांव तले कुचले जाने वाले कीड़े समझते हैं।
मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतर आया। जादूगरनी ने इसके सर पर इस तरह हाथ रखा कि उसकी उंगलियां मोहम्मद बिन कासिम के सर पर और अंगूठा नाक की सीध में ऊपर पेशानी के दरमियान था। जादूगरनी ने मोहम्मद बिन कासिम की आंखों में झांका और फौरन अपना हाथ उसके सर से हटाकर जरा पीछे कर लिया और पीछे हट गई। राजा ताहिर मर चुका है और सब कहते हैं कि वो जिंदा है। जादूगरनी ने कहा, और तू जिंदा है, लेकिन नहीं, आगे मत सुनो। वो चुप हो गई और एक तरफ चल पड़ी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना बाजू उसके आगे करके उसे रोक लिया। मैं इससे आगे सुनूंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम मुझे मेरी मौत की खबर नहीं सुनाना चाहती। तुम शायद नहीं जानती कि हम मौत को कबूल करके घरों से निकले हैं। गुजरने वाले हर लम्हे को हम जिंदगी का आखिरी लम्हा समझते हैं। मौत हमें डरा नहीं सकती। दुश्मन की कमान से निकला हुआ कोई भी तीर मेरे सीने में उतर सकता है। तुम मुझे मेरी मौत की खबर सुनाई तो मुझ पर कुछ असर नहीं होगा। तू मैदान जंग में नहीं मरेगा, जादूगरनी ने कहा, और तेरी उम्र लंबी भी नहीं। तेरा सितारा बहुत ऊंचा चला गया है और बड़ी तेजी से ऊंचा गया है। इसे अब टूटना है। कब? इसी उम्र में, जादूगरनी ने जवाब दिया, लेकिन उसकी रोशनी नहीं बुझेगी। मोहम्मद बिन कासिम हंस पड़ा। इसके चेहरे पर जो तासुर था, इसमें जरा सी भी तब्दीली ना आई। हर बादशाह और हर महाराजा चाहता है कि वो हमेशा जिंदा रहे। जादूगरनी ने कहा, सारी राया की उम्र इस अकेले को मिल जाए, लेकिन एक रोज मौत अचानक आ जाती है और वो राया की आंखों के सामने दफन हो जाता है। मेरा मजहब ऐसी बादशाही की इजाजत नहीं देता। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मुझे ये मालूम करने की ख्वाहिश ही नहीं कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा। तुमने अभी आगे जाना है, जादूगरनी ने कहा, और वो चल पड़ी। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे न रोका। मोहम्मद बिन कासिम के होंठों पर मुस्कुराहट थी। मोहम्मद बिन कासिम अरोड़ के महल के अहाते में दाखिल हुआ। रेगजार में इतने सरसब्ज और हसीन नखलिस्तान को देखकर उसने घोड़ा रोक लिया और हर सू देखा। उसके होंठों पर जो लतीफ सी मुस्कुराहट थी वो निखर आई। यहाँ वो लोग रहते थे जो समझते थे कि मौत भी उनके हुक्म की पाबंद है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, किसी भी मुअर्रिख ने नहीं लिखा कि उस वक्त राजा ताहिर के खानदान के कौन कौन से अफराद महल में मौजूद थे। उसके बेटे गोपी के मुतालिक पता चला है कि वो अरोड़ से भाग गया था। वो अपने खानदान और मुलाजिमों को भी साथ ले गया था। सिर्फ राजा ताहिर की रानी लाडी वहां थी। वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ कले में दाखिल हुई थी और उसे मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था कि वो महल में चली जाए। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतरकर महल में दाखिल हुआ तो लाडी बाहर आ गई और मोहम्मद बिन कासिम के सामने आ रुकी। क्या आपने इन तमाम लोगों के कत्ल का हुक्म दिया है जो आपके खिलाफ जंग में शरीक थे? रानी लाडी ने मोहम्मद बिन कासिम से पूछा। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, हम सिर्फ उसी की जान बख्शी किया करते हैं जो हमारे आगे हथियार डाल देते हैं। फाते बादशाहों का दस्तूर तो यही है। रानी लाडी ने कहा, लेकिन आपका दस्तूर ये नहीं होना चाहिए। आप तो इंसान दोस्ती का दावा किया करते हैं। अगर तुम मेरी जंगी मामलात में दखल ना दो तो मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत मौजूद रहेगी। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम अपने लोगों को बचाना चाहती हो। इन लोगों ने तुम्हारी बात भी नहीं मानी थी। उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था और तुम पर बहुत बुरे इल्जामात लगाए थे। दोनों बातें गलत हैं। रानी लाडी ने कहा, मैं आपकी जंगी मामलात में दखल नहीं दे रही, ना मैं अपने आदमियों को बचाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इन लोगों ने इस डर से हथियार नहीं डाले थे कि आपकी फौज शहर में दाखिल हो गई तो लूट मार करेगी और किसी की इज्जत और आबरू नहीं रहेगी। हम मफ्तूहा कले की फौज और लड़ने वाले शहरियों को इसलिए ख़त्म कर देते हैं कि वो एक जगह से भागकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहां की फौज के साथ मिलकर उसे मजबूत बना देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, असल ज़रूरत यह है कि दुश्मन की जंगी कुव्वत को कमज़ोर किया जाए। मैं किसी और मकसद के लिए आपसे कह रही हूँ कि कत्ले आम का हुक्म न दें। रानी लाडी ने कहा, कोई शक नहीं कि आप मुझसे ज्यादा अकल वाले हैं। ये अकल ही है जो आपको अरब से अरोड़ तक ले आई है और यहाँ पहाड़ों जैसे कले आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सके। लेकिन अकल कभी धोखा भी देती है। आप अरोड़ के लोगों को नहीं जानते। ये शहर सनत और ज़राअत का मरकज है। फौजी भी फारिग वक्त में खेती बाड़ी करते हैं और इनमें कारीगर भी हैं। दूसरे लोग कारीगर भी हैं, मामार और काश्तकार भी हैं। जंगी हथियार और साजो सामान बनाने वाले भी हैं।
ताजिर ऐसे हैं कि इन्होंने तमाम मुल्क हिंद में तजारत फैला रखी है। ये सही है कि ये लोग भी फौज के साथ मिलकर आपके खिलाफ लड़े थे और उन्होंने अपने जाती मुलाजिमों को भी आपके खिलाफ लड़ाया था और इन लोगों ने अहद किया था कि कला बगैर लड़े आपके हवाले नहीं करेंगे। फातिहीन के रवाज के मुताबिक इन्हें आपके हाथों कत्ल ही होना चाहिए, लेकिन इनके कत्ल से पहले ये सोच लें कि आप इन कारीगरों, काश्तकारों और ताजिरों को कत्ल कर देंगे जिनके महसूलात से आपकी सल्तनत का कारोबार चलेगा, वरना आपका खजाना खाली हो जाएगा। फिर आप इन लोगों पर जबर करके महसूलात वसूल करेंगे जो आपको एक एक मुट्ठी दाना देने के बराबर भी काबिल नहीं होंगे। ऐसा तो हरगिज नहीं था कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक हिंदू औरत के कहने पर इन लोगों के कत्ल का फैसला मनसूख कर दिया। अलबत्ता वो रानी लाडी की बात समझ गया। उसने अपने सालारों और मुशीरों और खुसूसन शौबान सकफी से सलाह मशवरा करके कत्ल का फैसला मनसूख कर दिया। ये फैसला रोड के महल में हुआ था। जब सालार और मुशीर वगैरह चले गए तो एक आदमी मोहम्मद बिन कासिम के पास आया और उसने अरबी जुबान में बात की। वो उधेड़ उम्र का आदमी था। खुदा की कसम तेरी जुबान में अरब के सहरा की चाशनी है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, लेकिन तू हम में से नहीं, मेरे साथ आने वालों में से नहीं। सलामती हो तुझ पर इब्ने कासिम। उस आदमी ने कहा, मैं उनमें से हूँ जो बगावत के जुर्म में जलावतन है। मेरा नाम हमूद है, हमूद बिन जाबिर। मैं इस महल में मुलाजिम रहा हूँ। मेरी दुश्मनी खलीफा से हो सकती है, अपने वतन और अपने मजहब और अपने वतन के सालारों से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं। और मुझे यकीन है कि तुझे मालूम होगा कि जिन्हें बनु उमैया ने अपना दुश्मन और बागी कहा, वो किस तरह दरपर्दा तेरी मदद करते रहे। इब्ने जाबिर, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम सबको अजर अल्लाह देगा। हुज्जाज बिन यूसुफ ने मुझे यहाँ अपनी बादशाही में नए मुल्क शामिल करने के लिए नहीं भेजा। तू जानता है हम यहाँ क्यों आए हैं। मैं यहाँ आया तो एक बुत के आगे कुछ लोगों को सजदा करते देखा। मैंने नजर बचाकर बुत का बाजू बंद उतार लिया। बुत को पता न चला। इस बुत की इबादत करने वालों के हाथ से गला निकल गया और उन्हें शिकस्त हुई, मगर ये लोग अभी तक उस बेजान बुत के आगे सजदा कर रहे थे। अगर मैं उन्हें ये ना बताऊं कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है और फतह और शिकस्त उसी के हाथ में है, तो क्या मैं गुनहगार नहीं होऊंगा। मैं अल्लाह की हुक्मरानी कायम करने के लिए घर से निकला हूँ। मैं एक बात करने आया हूँ इब्ने कासिम। हमूद बिन जाबिर ने कहा, तूने अरोड़ की फौज और शहर के उन लोगों को जो तेरे खिलाफ लड़े थे बख्श दिया है। क्या मैंने ठीक नहीं किया? इब्ने कासिम, हमूद ने कहा, मैं तुझे यही बताने आया हूँ कि तेरा फैसला ठीक है, लेकिन इस कौम से होशियार रहना कि इनके जिस्मों को कत्ल न करना। इनके जिस्मों के अंदर जो इंसान है उन्हें कत्ल होना चाहिए। इन पर बुतों का जो भूत सवार है उसकी जान बख्शी न करना। उन्हें इस्लाम की रोशनी प्यार से दिखा। कोई और तरीका इख्तियार करो, वरना ये समझ लो कि तूने सांपों को खुला छोड़ दिया है। मोहम्मद बिन कासिम ने शौबान सकफी से कहा कि वो शहर में ज्यादा से ज्यादा मुखबर फैला दे और हर घर के अंदर के हालात भी मालूम करता रहे। इस हुक्म के तहत जो मुखबर बनाए गए वो सब के सब मुकामी लोग थे। शहर के इंतजामात और नज़्म नस्क को कोई नई शक्ल दी गई। मोहम्मद बिन कासिम ने रवाह बिन असद को अरोड़ का हाकिम मुकर्रर किया। चूंकि अरोड़ के लोगों को बख्श दिया गया था, इसलिए उनके दिलों और उनकी सोचों को अपनी तरफ मायल करना जरूरी था। इसके लिए मोहम्मद बिन कासिम ने मजहबी उमूर के लिए अलग हाकिम मुकर्रर कर दिया। ये था मूसा बिन याकूब बिन मोहम्मद बिन शैबान बिन ओमान सकफी। शहर का काजी भी इसी को मुकर्रर किया गया। इब्ने याकूब मोहम्मद बिन कासिम ने इनसे खुसूसी हिदायत देते हुए कहा, अहले सकीफ को आप पर फख्र है। आप मुजाहिद भी हैं, आलिम भी हैं। हमने कुफ्रिस्तान में आकर अपनी अदालत कायम की है। इन गैर मुस्लिमों को अमल से बताना है कि अदलो इंसाफ क्या होता है। उन्हें दिखाना है कि मुसलमानों की अदालत अल्लाह के अहकाम की पाबंद होती है और इस अदालत में अमीर और गरीब और महकूम एक होते हैं। अल्लाह का कानून दुनियावी रुतबों से इंसानों की ऊंच नीच का तायुन नहीं करता। चचनामा फारसी में लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मूसा बिन याकूब से कहा कि वो कुरान की आयतों को मशले राह बनाए। मोहम्मद बिन कासिम को अब आगे बढ़ना था, लेकिन वो ये देखने के लिए रुका रहा कि अरोड़ की सरकारी मशीनरी किस तरह चल रही है और जिजिया की वसूली में कोई दुश्वारी तो नहीं पेश आ रही। देखने वाली बात यह थी कि अरोड़ के लोगों का दरपर्दा रवैया क्या है।
और उनके दिलों में कोई खतरनाक इरादे परवरिश तो नहीं पा रहे। मुखबर अपना काम कर रहे थे। उनकी इत्तला आई, उम्मीद अफजा थी। लोगों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया था। शहर के हालात मामूल पर आ गए थे। चूंकि मोहम्मद बिन कासिम ने शहर के लोगों पर इस्लाम कबूल करने की पाबंदी आयद नहीं की थी और इबादत गाहों पर भी कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए तमाम गैर मुस्लिम मुसलमानों के ममनून थे। उनकी इज्जत भी महफूज थी, उनके मवेशी और मालो अमवाल भी महफूज थे। उनकी अपनी फौज इनसे अनाज बिला कीमत ले लिया करती थी या बराए नाम पैसे दे दिया करती थी, लेकिन मुसलमान इनसे पूरी कीमत देकर अनाज और दीगर अशिया खरीदते थे। इनके साथ मुसलमानों का ये सलूक खिलाफ तवक्को था, हालांकि उन्हें मालूम हो चुका था कि मुसलमान मफतूहा लोगों पर जबर तशद्दुद नहीं करते। ऐसे अच्छे सलूक और रवैये का असर अरोड़ के लोगों पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने बज़ाहिर दिल से मुसलमानों की अतात कबूल कर ली थी। मजहबी उमूर के हाकिम और कासी मूसा बिन याकूब ने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी थी और चंद एक हिंदू खानदानों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर भी मोहम्मद बिन कासिम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। रात को उसने रानी लाडी को बुलाया। लाडी आलम शबाब में थी और उसका हुस्न बेमिसाल था। वो राजा दाहिर पर तिलस्म की तरह छाई रहती थी, मगर दाहिर के जिस्म से शबाब कभी का रुखसत हो चुका था। उस वक्त लाडी नौजवान थी, अब तो दाहिर के जिस्म से रूह भी रुखसत हो चुकी थी। लाडी ने मोहम्मद बिन कासिम को एतमाद में ले लिया था और इसके दिल में अपना एतमाद पैदा कर लिया था। ये पहला मौका था कि मोहम्मद बिन कासिम ने उसे रात को बुलाया था। रात को बुलाने का मतलब वो समझती थी। वो जब मोहम्मद बिन कासिम के कमरे में दाखिल हुई तो तारीख इस्लाम का ये नौजवान उसे देखकर हैरान रह गया। उसने इस जवान साल रानी को आम और कुदरती हालत में देखा था और इस रात तक वो सादगी में ही रही थी। वो बेवा हो चुकी थी और फाते सालार के पास इसकी हैसियत कैदी की थी। वो अब रानी नहीं थी कि बन ठन कर रहती। वो सादा कपड़ों में मलबूस रहती थी, मगर मोहम्मद बिन कासिम के बुलाने पर आई तो बन ठन कर आई। रेशमी कपड़ों, बनाव सिंगार और फानूस की पीली रोशनी में वो मोहम्मद बिन कासिम से छोटी लगती थी। उसके होंठों पर जो तबस्सुम था वो उसके जज्बात के वबाल का पता देता था। मुझे मालूम था एक रात तुम मुझे बुलाओगे, रानी लाडी ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा। तुम्हारे शबाब ने आखिर तुम्हें मजबूर कर ही दिया। मोहम्मद बिन कासिम हंस पड़ा। मैंने तुम्हें मजबूर होकर ही बुलाया है लाडी। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अब तुम अगर बनाओ सिंगार के बगैर आती तो मैं शायद ज्यादा खुश होता। मैं एक खूबसूरत शुक्रिया बनकर आई हूँ। लाडी ने कहा, तुमने मुझे जो इज्जत दी है उसका शुक्रिया बनाव सिंगार के बगैर नहीं हो सकता था। मैं कैदी थी तुम्हारी, लेकिन तुमने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं कैदी हूँ। मैंने तुम्हें कहा कि अरोड़ के लोगों को कत्ल ना करो, तुमने मेरी बात मान ली। अगर मैं अब भी रानी होती तो तुम्हें अपने तख्त पर बिठाती, मगर अब मेरे पास कुछ नहीं। अब मैं तुम्हें सर आंखों पर बिठाती हूँ। अब मेरे पास अपना सिर्फ वजूद है जो मैं सिले के तौर पर पेश करने आई हूँ। मुझे सिला ही चाहिए लाडी, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, लेकिन सिले में तुम्हें कबूल नहीं करूंगा। मेरी जरूरत सिर्फ इतनी है कि सच्चे दिल से मेरी रहनुमाई करो और जो मैं नहीं जानता वो मुझे बताओ। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होती तो ये आदमी इस कमरे में मौजूद ना होता जो तुम्हारी और मेरी बातें हम दोनों की जुबान में हम दोनों को सुना रहा है। जज्बात तुम लेकर आई हो, वही जज्बात मेरे होते तो इस आदमी की जरूरत नहीं थी। इन जज्बात की जुबान सारी दुनिया में समझी जाती है। फाते सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।